नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 20 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। पूछा है इन्होंने, करियर में सफलता कब प्राप्त होगी, धन के योग कैसे हैं, डॉक्टर बनने का योग कैसा है, मेडिकल फील्ड में यदि मैं जाता हूं तो किस क्षेत्र में मुझे स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, मनोविज्ञान के क्षेत्र में सफलता है या फिर नहीं, नीट में सफलता है या नहीं। नीट जो है वो मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो ये उसमें जानना चाहते हैं कि सफलता है या नहीं। साथ ही साथ कहते हैं कि पढ़ाई करने के दौरान आलस्य और कंसंट्रेशन कम होने की वजह से और आलस्य ज्यादा होने की वजह से परेशानी आती है, जीवन में मानसिक तनाव है और भी इस तरीके के कई सारे प्रश्न इन्होंने पूछे हैं, जिन सभी का एक एक करके हम आखिर में उत्तर देंगे। सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ होती है 8 नंबर से। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देखा जाए तो वृश्चिक राशि में ही मौजूद है। तो यहां पर इस जातक की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की। वृश्चिक लग्न वालों के स्वभाव की बात करें, मंगल के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला ये लग्न है। ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, वाणी थोड़ी सी जो है इनकी उग्र हो सकती है, सत्यवादी होते हैं, किसी भी चीज में बहुत ही ज्यादा डीपली कनेक्टेड हो जाते हैं, बहुत ही डीप इमोशंस होता है ऐसे लोगों के अंदर। और सबसे सर्वश्रेष्ठ लग्नों में से एक है, क्योंकि सूर्य जो है ना इस कुंडली में वो दशमेश बनते हैं यानी कि कर्मेश बनते हैं। तो ये अच्छे लग्नों में से एक है। हाँ, स्वभाव को लेकर के थोड़ी परेशानी नजर आती है। यहाँ पर देखा जाए लग्न का मान 8 डिग्री का है, बढ़िया मान है लग्न का। लग्नेश मंगल जाकर के छठे भाव में विराजमान है। कई बार बताया है कि यदि लग्नेश ही उठ करके 6, 8, 12 में बैठ जाए तो ये अवयोग बनता है, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर मंगल स्वग्रही जरूर है तो इस भाव के तो बल को बढ़ा देंगे, लेकिन लग्न से यदि आप काउंट करेंगे तो ये 6 और 8 घर दूर है। तो इसको कहते हैं कुंडली में षडाष्टक दोष का बनना। तो मंगल लग्न से षडाष्टक दोष बना करके बैठे हुए हैं तो लग्न थोड़ा वीक हो जाता है और लग्न होता है शरीर, और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग क्षमता वो भी हम कुछ हद तक लग्न से देखते हैं और पर्सनालिटी भी हम लग्न से देखते हैं। चंद्रमा लग्न में विराजमान है, 11 डिग्री का चंद्रमा है, नीच की राशि में चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा नीच की राशि में विराजमान है, हालांकि चंद्रमा 3 डिग्री तक ही नीच के होते हैं और काफी हद तक मैं कह सकता हूं मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर जो पड़ रही है उससे इनका निचत्व भंग भी हो रहा है। हालांकि जो मंगल है वो 27 डिग्री के साथ है तो उनके दृष्टि में बहुत ज्यादा बल नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर चंद्रमा काफी हद तक नीचता से बाहर आ चुका है। चंद्रमा नीचता से भले ही बाहर आया हो लेकिन नीच की राशि में है। और तो और ध्यान से देखिए इस चंद्रमा को, साथ में कोई नहीं, पीछे कोई नहीं और आगे कोई नहीं। कहते हैं इस दोष को किमद्रम दोष। तो इस कुंडली के लग्न में ही किमद्रम दोष बन गया। जीवन भर ये व्यक्ति को अशांत करने के लिए काफी है, जीवन भर ये व्यक्ति को अशांत करने के लिए काफी है, क्योंकि लग्न में ही ये योग बन गया है। तो इस दोष से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है, इसके लिए उपाय करना जरूरी है। और यहाँ पर निश्चित रूप से इस व्यक्ति का जो मन है, इस जातक का जो मन है वो कभी भी शांत नहीं रहता होगा, मन अशांत रहता होगा, कंसंट्रेशन वीक होगा। हो सकता है माता के स्वास्थ्य में भी ये परेशानी दे आपको, और कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्सनालिटी में भी वो बात निखर करके नहीं आती है जो आनी चाहिए। हालांकि मंगल की दृष्टि की वजह से काफी हद तक उसमें लाभ जरूर मिल जाएगा आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पर चंद्रमा का नीच की राशि में बैठना अच्छा नहीं कहलाएगा। चंद्रमा देखा जाए इस कुंडली में भाग्येश है, उठ करके लग्न में आकर के बैठे हुए हैं, तो देखिए भाग्येश लग्न में आया हुआ है तो निश्चित रूप से मुझे कहना चाहिए कि आप भाग्यशाली हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा को बेहतर करना जरूरी है। यदि आप जीवन में भाग्य का साथ लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पर चंद्रमा आपको लाभ दे, तो बिना उपाय के ये संभव नहीं हो पाएगा। डिग्री वाइज बलाबल देखें तो अच्छा है, लेकिन इसे पॉजिटिव करने की जरूरत है। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर,
पत्नी अच्छी दे देंगे, विवाह में थोड़ा बहुत लाभ दे देंगे, लेकिन बिना इसको दोष मुक्त किए आपको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। और हायर एजुकेशन में भी ये परेशानी देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर राहु विराजमान है और इस चंद्रमा के ऊपर दृष्टियों की मैं बात कर लूं तो यहाँ पर एक मंगल की दृष्टि पड़ रही है जो कि काफी हद तक अच्छी है, उस वजह से नीच भंग भी हो रहा है। और दूसरा यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ना, वैसे ही चंद्रमा गड्ढे में है, ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ गई, तो इसको कहेंगे कंगाली में आटा गीला। तो यहाँ पर चंद्रमा को बेहतर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। 5 डिग्री का केतु है, यहाँ पर 25% बलाबल के साथ केतु बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में केतु कारक हो जाते हैं, कई बार मैंने ये बात बताई है। केतु बैठा हुआ है किसके भाव में, तो शनि की राशि में, शनि के घर में, और शनि नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। शनि नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं कुंडली के छठे भाव में। अब उनकी नीचता भंग हो रही है या नहीं ये हम आगे जानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर केतु जो सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे सकता था उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक तो छठे भाव में चले गए शनि और दूसरा नीच की राशि में, तो जिसके घर में बैठे हुए वो स्वामी ग्रह डाउन हो गया। फिर भी यहाँ पर जो केतु है तीसरे भाव में कारक होते हैं, साहस पराक्रम में वृद्धि करवा देंगे, ये आपको मेहनती बनाएगा और मेहनत करेंगे तो जीवन में थोड़े बहुत ये लाभ आपको दे जाएगा। हाँ, आपसे छोटा कोई भाई या बहन है, हो सकता है उसके साथ आपके संबंध अब बहुत अच्छे ना हो, और साथ ही साथ जो है मित्र वगैरह से भी आपको अपने संबंध को ठीक ठाक रखने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको संभल करके चलने की जरूरत है, नहीं तो परेशानी आ सकती है। कम्युनिकेशन का आपको ध्यान रखना है। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर और वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी देंगे, क्योंकि नीच की दृष्टि है। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, हायर एजुकेशन भाव के ऊपर। कोई विशेष परेशानी तो नहीं देंगे, लेकिन ये हो सकता है तो यहाँ पर केतु दृष्टि डाल करके उसमें थोड़ा विलंब करे, विशेष परेशानी ये नहीं देंगे। और केतु धर्म कर्म से आपको जोड़ेगा। केतु, राहु की बात मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूं, मैं केतु की बात कर रहा हूं। केतु की दृष्टि आपको धर्म कर्म से जोड़ने वाली होगी, और केतु की दृष्टि जो पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, तो जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ ये आपको केतु दे जाएगा। तो काफी हद तक केतु भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट देगा, बहुत नुकसान नहीं करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के पंचम भाव की तरफ। दो ग्रह शुक्र और बुध यहाँ पर युति बना करके बैठे हुए हैं, और इन दोनों की युति जो है, शुक्र और बुध की युति, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर देती है कुंडली में। कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर देती है इन दोनों की युति। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस कुंडली में दोनों ही ग्रह मारक हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग तो बनेगा जरूर, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं बनेगा, लेकिन उसके बहुत अच्छे प्रभाव आपको नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही इस कुंडली में अशुभ ग्रहों, माफ करिए, अशुभ घरों के मालिक है, अशुभ भाव के मालिक है। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देंगे ऐसा मैं नहीं कहने वाला हूं। यहाँ पर देखा जाए, शुक्र के ऊपर चलते हैं। 24 डिग्री का शुक्र है, उच्च का होकर के बैठा हुआ है, और यहाँ पर इसके पास जो बल है वो करीब 25% के आसपास का माना जाएगा, बाल अवस्था का है यहाँ पर ये। और देखा जाए इस कुंडली में जो शुक्र है वो सप्तमेश है और वो द्वादशेश है, मारक ग्रह है। सप्तमेश उठ करके पंचम भाव में बैठा हुआ है, विदेश भाव का स्वामी ग्रह उठ करके, खर्च भाव का स्वामी ग्रह उठ करके पंचम भाव में बैठा हुआ है। लव मैरिज का योग बन जाता है यहाँ पर। संतति होने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, क्यों? क्योंकि देखिए तो सप्तमेश और अष्टमेश दोनों ही मारक ग्रह उठ करके पंचम भाव में जाकर के विराजमान है, और पंचमेश जो है ना वो छठे भाव में है। तो हो सकता है जो प्रथम संतान हो उसकी उत्पत्ति के दौरान या उसके जन्म के समय थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, उसका ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। यहाँ पर देखा जाए शुक्र की दृष्टि जो पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, बहुत ज्यादा ये आपको लाभ नहीं देने वाला है, क्योंकि नीच की दृष्टि पड़ रही है और ऊपर से ये इस कुंडली के मारक ग्रह है। यहाँ पर शुक्र आकर के बैठे हुए हैं लव रोमांस में, तो ये आपको लेकर के जाएंगे। हो सकता है तो यहाँ पर ये आपको क्रिएटिव क्षेत्रों में भी लेकर के चले जाए, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही क्रिएटिव ग्रह हैं, कला की तरफ जो है रुचि दिलवाते हैं व्यक्ति को। चंद्रमा आपका लग्न में बैठा हुआ है, तो कला वगैरह के क्षेत्र में आपको ये ले जा सकते हैं और उसमें सफलता भी दिलवा सकते हैं। यहाँ पर जो शुक्र बैठा हुआ है, पढ़ाई से आपको थोड़ा ये डेविएट करेगा, पढ़ाई में परेशानी खड़ी करेंगे, पढ़ाई में थोड़ी परेशानी खड़ी करेंगे। बुध जरूर पढ़ाई वगैरह में इंटरेस्ट दिलवाते हैं, लेकिन मैंने आपको जस्ट बताया है कि दोनों ही ग्रह मारक हैं इस कुंडली में, तो बहुत इजीली आपको एजुकेशन में लाभ नहीं देने वाले हैं। पंचमेश की स्थिति कैसी है उसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा। बुध के ऊपर चलते हैं। 20 डिग्री का बुध है यहाँ पर। बुध इस राशि में नीच के हो जाते हैं, बुध यहाँ नीच की राशि में विराजमान है, और निश्चित रूप से यहाँ पर उच्च का शुक्र बैठा हुआ है, तो नीच भंग हो जाएगा बुध का यहाँ पर। तो बुध यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। देखिए कई बार बताया है, दो राजयोग, एक तो विपरीत राजयोग और एक नीच भंग राजयोग, ये दोनों ही राजयोग
बैठे बैठे कभी भी फलित नहीं होने वाले हैं। वैसे तो ये बात सभी राजयोगों के लिए कहनी चाहिए, लेकिन ये दो राजयोग ऐसे हैं जो कि आपको तभी लाभ देते हैं जब आप विशेष रूप से मेहनत करें। बिना मेहनत किए आपको इस राजयोग का फल नहीं मिलने वाला है। हाँ, मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से बुध जो है आपको इस राजयोग का पूर्ण फल देगा, लेकिन परिश्रम जरूरी है, अथक परिश्रम जरूरी है। यहाँ पर देखा जाए अष्टमेश है बुध और लाभेश है बुध, तो अष्टमेश उठ करके जो पंचम भाव में बैठा है, थोड़ी सी परेशानी ये खड़ी करेंगे संतान वगैरह होने में, एजुकेशन में भी थोड़ी बाधा दे सकते हैं आपको, क्रिएटिविटी में लाभ दे देंगे, कला के क्षेत्र में। नीचता से बाहर है, 15 डिग्री तक ही बुध नीच के माने जाते हैं, 20 डिग्री का है तो नीचता से बाहर है और नीच भंग हो रहा है, वो सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पर मेहनत करें तो सफलता मिल सकती है। बुध की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, अपने ही घर को बुध देखेगा तो कहीं ना कहीं लाभ में वृद्धि कर देगा अपनी दशा और अंतरदशा में। अभी जैसे मैंने बताया था कि शुक्र लाभ में कोई खास लाभ नहीं देगा आपको, अब मैं कह रहा हूं कि बुध आपको लाभ देगा, तो दशा को देख लीजिए। दशा बहुत मायने रखती है, दशा को देख लेंगे तो उसी के अनुसार आपको जीवन में रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। कुंडली के छठे भाव की तरफ चलते हैं। छठे भाव में 4 ग्रह युति बना करके बैठे हुए हैं, तो कई सारे योग यहाँ पर और कुछ दोष भी यहाँ पर बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर मंगल सूर्य की युति हो रही है, और एक बात आपको बता दो सबसे इंपॉर्टेंट, कि सूर्य के साथ भले ही 3 और ग्रह बैठे हों, लेकिन कोई भी ग्रह यहाँ पर अस्त का नजर नहीं आ रहा है, अच्छी बात है। सूर्य और मंगल की युति यहाँ पर हुई है, पराक्रम योग बन जाता है। मंगल और गुरु की युति कई बार बताया है मैंने, पारिजात योग के समान ये परिणाम देता है। और सूर्य और शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, कोई नाम नहीं है इस दोष का, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य और शनि साथ में बैठ जाए तो कुछ लोग इसे पितृदोष कहते हैं, लेकिन मैं इसको पितृदोष नहीं कहने वाला हूं। लेकिन यहाँ पर सूर्य और शनि की युति अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाली है, और साथ ही साथ मंगल और शनि की युति भी कोई बहुत सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं देती है। देखिए 4 ग्रह बैठे हुए हैं, क्या परिणाम दे जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो मंगल लग्नेश है, आकर के छठे भाव में बैठ गए, मेडिकल की तरफ इंटरेस्ट व्यक्ति का ये दिलवा देता है, करवा देता है, और आपके प्रश्न भी कुछ उसी प्रकार थे कि आप मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं। तो यहां पर मंगल उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ, आप मेडिकल की तरफ रुचि ले सकते हैं, आपका रुझान उधर हो सकता है, और आप मेहनत करेंगे तो मंगल आपको जो है, मैं मंगल की बात कर रहा हूं, मंगल आपको काफी हद तक लाभ दे देंगे। 27 डिग्री का मंगल है, यहाँ पर मृत अवस्था का है मंगल, बल बहुत कम हो जाएगा मंगल के पास, और यहाँ पर जो मंगल दृष्टि डालेंगे उस दृष्टि का भी बल नाम मात्र का होगा। समझाने के लिए बता दूं तो मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, हायर एजुकेशन में परेशानी दे देंगे मंगल, और कहीं ना कहीं भाग्य संबंधित विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। मंगल की दृष्टि खर्च भाव के ऊपर पड़ेगी, धन का व्यय, विदेश की यात्रा, और लग्न के ऊपर जो दृष्टि पड़ेगी ये स्वास्थ्य को बेहतर करेगी। थोड़ा सा आपको ये पेशेंस कम कर सकता है आपके अंदर, लेकिन चंद्रमा को जो दोष लग रहा था नीचता का, उस नीचता में ये नीच भंग करवा रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि भी बढ़िया है, आपको कुछ हद तक लाभ दे जाएगी। मंगल गुरु की युति जो हुई है, पारिजात योग जो बना रही है, समाज में मान सम्मान आपको ये देने वाली होगी। मंगल सूर्य गुरु शनि ये सब छठे भाव में बैठे हुए हैं, यदि आप मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है, यदि संभव हो तो आप सर्जरी वगैरह के विभाग में आगे जा सकते हैं, सर्जन वगैरह बन सकते हैं। लेकिन आपको भी पता होगा सर्जन बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, और आपका जो पंचम भाव है वो बहुत स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा है। हाँ, छठा भाव आपको ये परमिशन दे रहा है, छठा भाव होता है जॉब का घर, छठा भाव कई बार बताया है जॉब का घर होता है। दसम भाव है करियर प्रोफेशन का, और ये है जॉब का। यहां से हम दुनिया के हर एक प्रोफेशन को देखते हैं, बिजनेस देखेंगे तब भी देखेंगे, जॉब देखेंगे तब भी देखेंगे, लेकिन जब हम बिजनेस की बात करेंगे तो छठे भाव को हम नहीं देखेंगे, लेकिन जब जॉब की बात करेंगे तो हम छठे भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर मंगल गुरु काफी हद तक आपको इन क्षेत्रों में लेकर के जा सकता है। सर्जन वगैरह आप बनना चाहें आप बन सकते हैं, लेकिन फिर से बोलूंगा आपका पंचम भाव अभी तक बहुत बढ़िया एजुकेशन के लिए नजर नहीं आया है, तो यहाँ पर उसको बेहतर करने की आवश्यकता है। गुरु के ऊपर चलते हैं, 20 डिग्री का गुरु है, बल अच्छा है गुरु के पास। गुरु इस कुंडली में देखा जाए सबसे योग कारक ग्रह है, वो पंचमेश है और धनेश है, और जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए। देखिए धनेश छठे भाव में बैठ गया, जीवन में हो सकता है लोन लेने की परिस्थिति आए, लोन लेना पड़ सकता है, आपको लोन लेना पड़े तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। कोशिश करें कि जीवन में आप किसी को लोन दे नहीं, लोन ले सकते हैं, लोन ले करके कार्य कर सकते हैं, लोन
देने से आपको बचना है। यहाँ पर गुरु बैठ करके जीवन में जितनी भी परेशानी और मुश्किलें आएंगी उसको दूर करने का कार्य करेंगे। एजुकेशन में थोड़ी सी परेशानी जरूर आएगी, लेकिन छठे भाव में गुरु बैठा हुआ है कंपटीशन के भाव में, तो खूब मेहनत करिए। यहाँ पर बैठा हुआ गुरु आपको कंपटीशन में सफलता दिलवाने वाला होगा। गुरु की दृष्टि भी करियर में आपको लाभ देगी, क्योंकि गुरु जहां देखते हैं वृद्धि करते हैं तो करियर में ये एक्सपेंशन करेगा, बढ़िया लाभ दे जाएगा। गुरु की दृष्टि व्यय भाव के ऊपर पड़ेगी, धन का खर्च करवाएंगे गुरु, और गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर जो पड़ेगी वाणी को बेहतर करेंगे गुरु, सेविंग्स को बढ़ा देंगे और धन संबंधित लाभ दे देंगे, पैतृक संपत्ति संबंधित आपको लाभ दे देंगे गुरु। सूर्य के ऊपर चलते हैं। 7 डिग्री का सूर्य है, यहाँ पर उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, और 10 डिग्री से कम के तो निश्चित रूप से सूर्य आपका उच्च का है, छठे भाव में आकर के बैठा हुआ है। सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं इस कुंडली में, सरकारी नौकरी मिलने का चांस बहुत ज्यादा है इस कुंडली में, आपको इसमें लाभ हो सकता है यदि आप चाहते हैं। और सूर्य मैंने बताया था कि कुंडली के कर्मेश है, यानी करियर प्रोफेशन आपके हाउस लॉर्ड है, और छठे भाव में आकर के बैठे हुए। देखिए आपके लिए जॉब करना सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, और आप जॉब करेंगे आप खूब ज्यादा जो है जीवन में तरक्की कर सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य आपको जीवन में बहुत अच्छी नौकरी दिलवाने वाले होंगे। सर्जन वगैरह बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर वो टैलेंट है। लेकिन हाँ, थोड़ी परेशानी एजुकेशन भाव में जो नजर आ रही है उसको दूर करना जरूरी है। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, बेवजह की फिजूल खर्ची हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। सूर्य शनि के साथ विराजमान है, पिता के साथ संबंधों को बढ़िया बनाकर रखने की कोशिश करें। और शनि के ऊपर चलते हैं। शनि नीच के हैं, लेकिन इनका भी नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि सूर्य उच्च के साथ में विराजमान है और साथ ही साथ मंगल भी उसी घर में है, तो दोनों ही ग्रह जो है नीच भंग करवा देंगे यहाँ पर शनिदेव का। तो शनि यहाँ पर नीच भंग के साथ बैठा हुआ है। शनि कौन है इस कुंडली में? तृतीयेश है और सुखेश है। तो इस कुंडली में जो शनिदेव है ना, वो एक सम ग्रह बनते हैं, ना कारक ना ही मारक, और जाकर के छठे भाव में बैठे हुए। देखिए हो सकता है तो जितनी मेहनत आप करें उतना आपको लाभ नहीं मिले, दोस्तों से आपको लाभ ना मिले, छोटा भाई या बहन है उससे आपको लाभ ना मिले, छोटी मोटी यात्राओं से आपको विशेष लाभ ना मिले। और चतुर्थ भाव होता है माता से सुख, मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख, उसके स्वामी ग्रह शनि जाकर के कुंडली के छठे भाव में चले गए, तो हो सकता है तो माता के सुख में कमी, यानी कि हो सकता है तो माता को कोई ना कोई परेशानी हो, माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो, तो ये नजर आ रहा है, क्योंकि आपका चंद्रमा भी डाउन है और आपका जो शनि है ना वो जाकर के छठे भाव में यहाँ पर बैठ रहा है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। शनि की दशा अंतरदशा चलती है तो उस दौरान आपको ये थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह लेना है, देखिए नीच भंग हो रहा है शनि का, निश्चित रूप से ये आपको चीजें दे देंगे, लेकिन संघर्ष के साथ। थोड़ी देर पहले जब बुध के ऊपर मैं था तो मैंने आपको बताया था कि ये योग व्यक्ति को सब कुछ देता है, लेकिन मेहनत चाहिए, तो मेहनत करिए, मेहनत से मत भागिए। कुछ बहुत अच्छे योग है छठे भाव में, तो एक दोष भी है, उसके लिए बस आपको एक ही उपाय है कि आप मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें, सफलता मिलेगी। शनि भी यहाँ पर 24 डिग्री के साथ मृत अवस्था में इंटर कर चुके हैं, तो बल काफी कम हो जाएगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, शनि जहां देखते हैं वहां पर वृद्धि करते हैं, मित्र राशि में दिखेंगे तो आयु वगैरह में थोड़ी बहुत वृद्धि कर देंगे। नीच भंग हो चुका है शनि का, याद रखिए, नीच भंग नहीं होता तो परेशानी खड़ी करते। शनि की दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, विदेश वगैरह की यात्राएं करवा सकते हैं, धन खर्च में वृद्धि कर देंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, तो तीसरे भाव संबंधित जो परेशानी मैंने आपको बताई कि यात्राओं से बहुत ज्यादा लाभ ना मिलना, छोटे भाई बहन के साथ संबंध खराब होना, दोस्तों का ज्यादा साथ ना मिलना, कम्युनिकेशन का थोड़ा वीक हो जाना, उन सब चीजों में थोड़ी थोड़ी कमी आ जाएगी, मतलब कि आपको लाभ देखने को मिलेगा, विशेष कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब शनि अपने ही घर को देख रहा है, तो उस घर की रक्षा जरूर करेंगे शनिदेव और आपको लाभ पहुंचा देंगे, तो ये बढ़िया स्थिति है। राहु के ऊपर चलते हैं। भाग्य स्थान में राहु देव विराजमान है, यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं कुंडली के नवम भाव में। जब नवम भाव में राहु बैठ जाते हैं, अब बैठा कहाँ है राहु? तो चंद्रमा के घर में। चंद्रमा कहाँ है? तो नीच की राशि में, भले ही केंद्र में है चंद्रमा लेकिन नीच की राशि में, तो यहाँ बैठा राहु हो सकता है तो धर्म से थोड़ा सा आपको दूर ले जाए। यहाँ पर बैठा हुआ राहु हायर एजुकेशन में आपको थोड़ी परेशानी खड़ी करे। यहाँ पर बैठा हुआ राहु दृष्टि डालेगा लग्न के ऊपर, चंद्रमा को भी पीड़ित करेगा, और नीच की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को, आपके डिसीजंस को और आपके मन को प्रभावित करेगा, कंसंट्रेशन को छिन्न करेगा, कम करेगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, साहस पराक्रम में वृद्धि कर देगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़िया बना देगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, शिक्षा में, संतान में, लव रोमांस में ये राहु परेशानी और सिर्फ परेशानी खड़ी करने वाले होंगे। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण, और
चलते हैं आपकी दशाओं के ऊपर। तो फिलहाल आपको बुध की महादशा चल रही है और बुध की महादशा में आपको अभी गुरु की अंतरदशा प्रारंभ हुई है 22 अप्रैल 2020 से, जो कि आपको 19 जुलाई 2022 तक रहने वाली है। तो बुध के महादशा में गुरु की अंतरदशा, ये समय है एजुकेशन प्राप्त करने का, ये समय है कंपटीशन वगैरह की तैयारी करके उसको निकालने का, क्योंकि अभी जो आपका पंचम भाव और छठा भाव है, ये दोनों ही भाव एक्टिवेटेड है। तो निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि ये समय आपके लिए बढ़िया है हर प्रकार से। आने वाले 2 साल में करीब करीब 2020 का समय, 2021 का समय और 2022 का जुलाई तक का जो समय है आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपको पता है कि इस समय आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे मेडिकल के लिए, तो ये समय गुरु की जो महादशा आई है, कहीं ना कहीं आपके लिए वरदान बन के आई है, आपके लिए वरदान बन के आई है। मेहनत करिए, मेहनत नहीं करेंगे कुछ हासिल नहीं होगा, और मेहनत करेंगे तो सब कुछ हासिल होगा आपको। सीधे प्रश्नों को लेते हैं। करियर में सफलता प्राप्त होगी 101%। धन के योग कैसे हैं? धन के योग बढ़िया है, लोन लेने की स्थिति बन सकती है जीवन में, घबराना नहीं है। गुरु की दृष्टि यदि इसके ऊपर नहीं पड़ती तो मैं कहता कि धन को लेकर के आपको परेशान होने की आवश्यकता है, लेकिन अब मैं कहता हूं कि धन को लेकर के परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। जीवन में यदि कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरा धन कम हो रहा है, मुझे लोन लेने की स्थिति है, पता नहीं क्या होगा, हिम्मत मत हारिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। लोन ले सकते हैं, लोन लेकर के भी आप तरक्की करेंगे, लोन लेकर के भी आप प्रॉपर्टी बना लेंगे। इसके बाद आपने बोला है कि डॉक्टर बनने के योग कैसे? डॉक्टर बनने के योग बढ़िया है, लेकिन पंचम भाव जो एजुकेशन का होता है वो थोड़ा कमजोर है। बुध और शुक्र के वहां बैठने से परेशानी आएगी, और तो और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है वहां पर, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाएगा। चंद्रमा वैसे ही आपका बहुत वीक है, तो उपाय करने की आवश्यकता है। मेडिकल फील्ड में स्पेशलाइजेशन करूं तो किस क्षेत्र में करूं? देखिए, यहाँ पर मंगल सूर्य गुरु युति बना करके बैठे हुए हैं, सर्जरी वगैरह के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, और सर्जरी वगैरह में आप जा सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। काफी हद तक फिजिशियन, गुरु और सूर्य बैठे हुए हैं, तो फिजिशियन भी आप बन सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नजर नहीं आती है मुझे। लेकिन सर्जरी का क्षेत्र, क्योंकि छठा भाव मंगल के अंतर्गत आ रहा है, दसम भाव सूर्य के अंतर्गत आ रहा है, तीसरे भाव में केतु बैठे हुए हैं, और तो और अष्टम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। मेरे अनुसार कहीं ना कहीं यहाँ पर मेडिकल फील्ड में ही टेक्निकल क्षेत्र भी जुड़ जाता है, तो सर्जन का जो वो है वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, वो डिपार्टमेंट या वो स्पेशलाइजेशन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। लेकिन आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पंचम भाव और नवम भाव दोनों ही वीक है। फिर से बोल दे रहा हूं आपको, आपका जॉब हाउस बहुत बलवान है, लेकिन जो क्षेत्र आपने चुना है उसमें अथक परिश्रम चाहिए, पढ़ाई के से जुड़ी हुई, उसके लिए आपको अथक परिश्रम करनी पड़ेगी। जहां तक उपाय की बात है, एस्ट्रोलॉजी की बात है, उसके लिए मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे परेशानी आ जाएगी। अगला प्रश्न आपने पूछा, मनोविज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग। देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही कम योग है मनोविज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उस क्षेत्र से दूर रहें। मेरे अनुसार आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। कारण आप जानना चाहते हैं, आपका ना तो चंद्रमा बढ़िया है, ना ही बुध अच्छा है, और राहु को भी कोई मैं बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कह सकता हूं। देखिए, मनोविज्ञान जो सेक्रेटरी का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसके लिए बुध वगैरह का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपका तो चंद्रमा वैसे ही डाउन है और बुध भी नीच की राशि में है, तो मेरे हिसाब से तो वो क्षेत्र बहुत अच्छा नहीं है। नीट में सफलता आपने पूछा है, 26 जुलाई 2020 को एग्जाम है आपका। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि गुरु की महादशा, माफ करिए, गुरु की अंतरदशा जो आपको प्रारंभ हुई है अप्रैल 2020 से जुलाई 2022 तक रहेगी। इस दौरान जो भी समय है इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कीजिए। ये समय आपको सफलता देने आया है, वरदान के रूप में आया है। गुरु अपने आप में गुरु है, अपने आप में वरदान है व्यक्ति के लिए। तो कृपा लेकर के आए हैं गुरु, अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर दे रहे हैं। गुरु का हाथ आपके सर के ऊपर बना हुआ है। अगले 3 वर्षों तक मेहनत करिए। इसके बाद आपने पूछा पढ़ाई करने में जो है आलस्य आता है, कंसंट्रेशन की परेशानी है मुझे। कंसंट्रेशन की परेशानी तो मैंने बताया था कि चंद्रमा की वजह से है, और आलस्य के पीछे जहां तक बात है तो पंचमेश जो है वो गुरु बनते हैं, और इस वजह से थोड़ी बहुत परेशानी नजर आती है। तो ये कारण हो सकता है। आपका जो मंगल है वो कुंडली के छठे भाव में जरूर बैठा हुआ है, लेकिन वो मृत अवस्था के, तो बल उनके पास थोड़ा कम हो गया, तो ये कारण हो सकता है। लेकिन मेहनत करें, कोशिश करें कि आलस्य दूर हो जाए। कुछ आप पर्सनल लाइफ में भी फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह करें, और तब आपको उससे लाभ मिल जाएगा। मानसिक तनाव भी होता है, कारण है चंद्रमा। कारण बताया है मैंने, उसका नीच का होना, मध्यम दोष का बनना, और उपाय क्या है वो मैं आपको आखिर में बताने वाला हूं। इसके बाद इन्होंने पूछा क्या बुध और शनि का कुंडली में कोई दोष है? नहीं, देखिए, दोष तो नहीं है, ये दोनों ही ग्रह
इस कुंडली में कारक नहीं है। बुध तो मारक है, शुक्र भी मारक है और शनि समग्रह है इस कुंडली में। अब बुध जो है वो नीच की राशि में है। बुध नीच की राशि में है तो एक प्रकार का दोस्त तो बन गया, लेकिन उनका नीच भंग हो रहा है तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार शनि छठे भाव में नीच की राशि में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं तीसरे भाव और चतुर्थ भाव संबंधित परेशानी ये दे सकते हैं। अपनी दशा में आपको जो है थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, मेहनत ज्यादा करवाएंगे, लेकिन इनका भी नीच भंग हो चुका है तो मैं यही बोलूंगा कि मेहनत करेंगे तो ये शनि और ये बुध भी आपको सब कुछ देने वाला होगा। लेकिन यदि इन्हीं की दशा चलती है, मेहनत आप नहीं करते हैं, तो वो समय आपके लिए बहुत खराब रहने वाला है। क्या जीवन में कभी किसी तरह की मानसिक समस्या का योग है? जी हाँ, बिल्कुल है। आपका बुध अच्छा नहीं है, आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है कि मध्यम दोष बन रहा है, और तो और राहु की नीच की दृष्टि लगने के ऊपर पड़ रही है, और तो और राहु बुध को भी देख रहा है। तो परेशानी नजर आ रही है मानसिक रूप से परेशान होने की, और उसके लिए उपाय करना जरूरी है और जीवन में पॉजिटिव रहना जरूरी है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए, गलत लोगों की संगति में है क्योंकि उसके भी योग नजर आ रहे हैं, उनसे दूरी बना लीजिए, नहीं तो उनका क्या होगा पता नहीं, लेकिन आपका नुकसान जरूर हो जाएगा। अच्छे लोगों के सानिध्य में रहेंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, आपको लाभ मिल जाएगा। और माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपने प्रश्न पूछा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं से भी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। चतुर्थ भाव और चंद्रमा दोनों ही कमजोर नजर आ रहे हैं यहाँ पर। उपाय पर जाने से पहले आपकी जो नवमांश कुंडली है वो मेरे सामने है, उसकी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। नवमांश कुंडली काफी अच्छी नजर आ रही है मुझे, और मंगल की स्थिति बढ़िया है, वहां पर गुरु चंद्रमा एक साथ युति बना करके बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा बेहतर हो रहा है आपके नवमांश कुंडली में। धन वगैरह का योग बढ़िया है, शिक्षा का भी योग बढ़िया नजर आ रहा है वहां पर, और काफी हद तक स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। कोई विशेष दोष वगैरह वहां पर नहीं बना हुआ है। तो पूरी उम्मीद है मुझे कि आप मेहनत करेंगे तो जीवन में अच्छी सफलता आप प्राप्त कर लेंगे। सूर्य वगैरह की स्थिति भी वहां पर अच्छी नजर आ रही है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए, हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे आप। नित्य ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है आपको। नित्य हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का भी नित्य 108 बार जाप करना है। भगवान सूर्य को नित्य अर्घ देंगे, वहीं पर खड़े होकर के 21 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेंगे। बुद्ध की महादशा चल रही है, नित्य ओम बोम बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। हर बुधवार को संभव हो तो आप मंदिर जाइए और गणेश जी के दर्शन कर लीजिए। और आखिरी उपाय है आपके लिए, गले में एक 3 मुखी और एक 5 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है, या फिर आप चाहें तो बीच में एक 3 मुखी रुद्राक्ष और दोनों ही साइड एक 5-5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। बड़ा ही सस्ता मिलता है, आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो ये कुछ उपाय है जो आपको करने हैं, और जो भी मैंने उपाय दिए हैं, भले ही 4-5 उपाय दिए हैं, 5 से ज्यादा उपाय दिए हैं, लेकिन समय बड़ा कम लगेगा आपको। 15 मिनट में मुझे लगता है कि ये सारी पूजा उपासना आपकी हो जाएगी। तो 15 मिनट समय आप निकाल सकते हैं एक दिन में। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 20 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।